नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर। बड़ा अजीब दृश्य है। कोई लाल किले का बैकग्राउंड लेकर खुश हो रहा है, कोई हनुमान जयंती पर दंगा ना हो इसके लिए हिंदुओं की दायित्व बता रहा है। दक्षिण में अलग ही हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष की एकता में कुछ विपक्षी दलों के ना पहुंचने पर उन्हें कोसा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के 2 सीएम कैंडिडेट कह रहे हैं मैं भी। इधर दूसरे कैंप में नीति भी एक, नियत भी एक, टारगेट भी एक। दोस्तों, एक वीडियो दिखाना चाहती हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दीघा में बन रहे भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के कामों का जायजा लिया। लेकिन ये ममता बनर्जी के बंगाल की असली पिक्चर है या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 30 मार्च को रामनवमी पर हावड़ा में जल उठा था। वहां आज भी ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी का तेवर और आरोप यह है कि मानो बंगाल की हिंसा बीजेपी की एक राजनीतिक साजिश हो। ममता के तेवर ये है मानो हिंदू शोभा यात्रा में शामिल होकर दंगाइयों ने मुस्लिम इलाकों में उत्पात मचाया। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम और नालंदा में रामनवमी शोभा यात्राओं के टारगेट होने से बिगड़े माहौल के बीच पटना में लाल किला वाली इफ्तार कर रहे हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या 2024 का माहौल बनाने के लिए बंगाल से बिहार तक तुष्टीकरण का खेला हो रहा है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल जस्टिस के नाम पर विपक्ष की मीटिंग की, जिसमें शामिल नहीं हुए बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और को ये कहकर कोसा गया कि वो बीजेपी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष के नेता नैरेटिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए कभी हिंदुओं को कोस रहे हैं तो कभी आपस में ही खींचतान कर रहे हैं। 2024 के हसीन सपने मुंगेरी लाल कौन बन रहा है, यही है आज सवाल पब्लिक का। हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा में हिंसा के अगले दिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पिस्टल लहराते दिख रहे युवक का वीडियो ट्वीट किया था। आज बिहार के मुंगेर से हावड़ा के रहने वाले सुमित शाह नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कुछ तस्वीरों के आधार पर सुमित शाह को बीजेपी का करीबी बताकर तृणमूल कांग्रेस ने यह कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर हिंसा भड़काई है। हिंसा में कोई भी शामिल हो उन पर कार्रवाई बिल्कुल उचित है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी जवाबदेही से बच सकती हैं? क्योंकि रामनवमी से पहले वो कहती हैं कि रामनवमी शोभा यात्रा में किसी मुस्लिम के घर पर हमला हुआ तो कानून अपना काम करेगा। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है और उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आखिर ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं को लेकर क्या संदेश देना चाहती है? अगर कोई सुमित शाह पिस्टल लहराता दिख रहा है तो ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसमें दिख रहा है कि दंगा फैलाने वाले कौन थे, किस समाज के थे, ये सब भी दिख रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या 2024 के लिए सांप्रदायिक तनाव का माहौल कौन बना रहा है? आज जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हावड़ा की हिंसा पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो ममता बनर्जी ने बिहार में दंगों को लेकर दिए गए अमित शाह के एक बयान के आधार पर बीजेपी पर हमला बोल दिया। सुनिए ममता बनर्जी का ये बयान। 6 তারিখটা আমি হিন্দু ভাই বোনদের দায়িত্ব দিয়ে রাখবো। রমজান চলছে, মুসলিমদের উপর যাতে কোনো অত্যাচার না হয়, হিন্দু ভাই বোনেরা গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ওদের প্রোটেক্ট করবেন, ওদের ভালো করে রক্ষা করবেন। ওরা মাইনরিটি, ওরা যেন আমাদের কাছ থেকে বিচার পায়। लेफ्टा भी मारेंगे।
সত্যি করবেন তো? তাহলে আজ করছেন না কেন? দাঙ্গা তো করছে বিজেপি, দাঙ্গা তো করছে বজরং দল, দাঙ্গা তো করছে আপনার সমস্ত বিজেপির লোকেরা। তারা কি এলাকায় দাঙ্গা করছে? কেন তাদের উল্টে পেটাচ্ছেন না যেটা নিজেকে বলছেন? रामनवमी की शोभा यात्राएं बंगाल से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार तक टारगेट पर आई थी, लेकिन अपने बयानों से ममता ने वोट बैंक वाला संदेश दिया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गजब हाल कर दिया। वो पटना में लाल किले की बैकड्रॉप वाले मंच पर इफ्तार करने गए थे। भैया, आप अपना राज्य तो संभाल लीजिए, यही कह रहे हैं विपक्षी दल बिहार में। लाल किले पे संदेश जरूर दीजिएगा, लेकिन नालंदा में क्या हो रहा है, सासाराम में क्या हो रहा है, इसे तो देख लीजिए। नालंदा के बिहार शरीफ से आज ही वो सीसीटीवी तस्वीरें आई हैं जो बता रही हैं कि दंगाइयों ने कैसे रामनवमी पर हिंसा को फैलाया। सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री बनने के पहले जब नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लाल किले के रेप्लिका से भाषण दिया, तब उनका नाम बीजेपी के पीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहा था। इस अंबिकापुर के भाषण के एक हफ्ते के भीतर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुन लिए गए थे। लेकिन जब सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बीच नीतीश कुमार लाल किला वाली इफ्तार कर रहे हैं, तब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर क्या सवाल उठाया, आप भी सुनिए। मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है कि डिजिटल क्या एक्चुअल लाल किला बना लें अपने ऑफिस में, इफ्तार में जाएं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, टोपी पहन लें। पूरे देश में लोगों में होड़ लगी हुई है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मैं तो सलाह देता हूं कि किसी मस्जिद में आप ऑफिस अपना बना लें, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन नालंदा और ससराम जलता रहे और आप केवल कहते रहें कि कोई तीसरी शक्ति है, इससे छुटकारा नहीं होगा। रामनवमी की शोभा यात्राओं में लगातार दूसरे साल हिंसा हुई है। इसे लेकर राजनीतिक पारा गर्म है, लेकिन विपक्ष के बीच से बार बार ये उल्टा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के मुसलमान पीड़ित हैं। सुनिए वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कैसे इन आरोपों के बहाने भारत के G20 आयोजन तक को लपेट लिया। पूरे शहर में G20 के बिलबोर्ड है, G20 के पोस्टर है। हम हैं माता, लोकतंत्र की माता मोदी जी के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। मुझे शायद मुस्कुराने के कारण है क्योंकि ये माता जिस तरह से काम कर रही है लोकतंत्र के खिलाफ, मैं सोचूं कि कोई दुनिया में ऐसी कोई माता नहीं मिलेगी जो अपने बच्चों को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करके फिर भी पेरेंट मांगना चाहेंगे। और आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं पर ममता सरकार के अत्याचार का बीजेपी का आरोप क्या सही है? सवाल नंबर 2, रामनवमी हिंसा के बीच नीतीश का लाल किला वाला इफ्तार क्या 2024 का राजनीतिक संदेश है? सवाल नंबर 3, क्या मोदी विरोध में G20 आयोजन पर भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का दाग लगाया जा रहा है? और सवाल नंबर 4, ध्रुवीकरण की राजनीति के बावजूद क्या विपक्षी एकता की कोशिशों में कहीं ना कहीं खींचतान मचा हुआ है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुजाता पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ, तहसीन पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विशेषज्ञ, कांग्रेस के सपोर्टर, मोहम्मद अली अशरफ फातमी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी हैं, विष्णुवर्धन रेड्डी जी बीआरएस के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है बादल देवनाथ जी से, जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर है। और बादल देवनाथ जी, जो भी दंगा करता पकड़ा जाए, जिस पर भी आरोप लगे और आपके पास कोई भी एविडेंस हो, जरूर पकड़िए। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि भाई 6 अप्रैल आने वाला है, हनुमान जयंती है, अब हिंदू बचाएंगे मुसलमानों को, ये दायित्व हिंदुओं का है।
अरे भाई, सरकार तो सबकी होती है, और अगर हिंदुओं ने बचाना है तो सोसाइटी अपना काम कर लेगी, सरकारों की जरूरत क्या है? आज पब्लिक ये पूछ रही है सवाल। मैडम नमस्कार। उससे पहले मैं 2-3 लाइन में आपको कहना चाहता हूँ। जो लोग दंगा करते हैं और जो लोग हिंसा फैलाते हैं, इन लोगों का ना कोई धर्म होता है, ना खुद का धर्म मानते हैं, ना देश को सम्मान करते, ना देश को प्यार करते, कुछ नहीं। दूसरा बात है, जो लोग दंगा किया उन लोगों को, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको 20, 25, 30 अरेस्ट किया गया। आज भी राज्यपाल रिश्ता इलाका में हुगली डिस्ट्रिक्ट में गया, विजिट किया, और जो बहुत सारे FIR हुआ, अभी भी 140 पर जारी है, और इंटरनेट सेवा दो डिस्ट्रिक्ट में बंद है। तीसरा बात है, ममता दीदी क्यों कहा? क्योंकि 8 साल यही हो रहा है। ये बंगाल में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां पर ये जो शोभा यात्रा निकाल जाता है। मैडम, मैं टाइम्स नाउ मोहम्मद के बाद फिर एक बार देश के जनता को मैं बोलना चाहता हूँ, एक 18 साल का लड़का वो रामनवमी के दिन डीजे बजा के निकल रहा है, शोभा यात्रा कर रहा है, उसके हाथ में पिस्तौल। भगवान राम ने बोल दिया, भाई रामनवमी के दिन तुम पिस्तौल लेके निकलो। कोई भी शोभा यात्रा हजारों साल सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग पे हुआ था, कोई शंख बजा के जाओ, दिया जला के जाओ, बजना बजाओ, और कुछ भी करो, लेकिन पिस्तौल लेके, बम लेके आग बादल जी, उसके बाद दंगा, बादल जी, अगर किसी के हाथ में पिस्तौल है धार्मिक यात्रा में या त्योहार वाले दिन, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन तस्वीरें, माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट। 4 आदमी जिसके हाथ पिस्तौल था वो मुंगेर से अरेस्ट हुआ, बिहार से अरेस्ट हुआ। एक 18 साल का लड़का वो मुंगेर से अरेस्ट हुआ मैडम, आज उसको अरेस्ट करके बंगाल में लिया गया। रहने वाला हावड़ा का है, माफ कीजिए, जिसके पास किताब, माफ कीजिए बादल जी, आपको एक तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, आप उन पर जरूर एक्शन लीजिए, लेकिन दूसरी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, दूसरी तस्वीरों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। और मैं अब शहजाद पूनावाला, पहले कह दिया मैडम, जो लोग दंगा फैलाते, जो हिंसा करते, उसका ना खुद का कोई धर्म होता है, ना देश को प्यार करते, ना देश को सम्मान करते। धर्म की बात किसने की? किसी को सम्मान नहीं करते। धर्म की बात अपने वक्तव्य में किसने की? शहजाद पूनावाला जी, ये सवाल मेरा आपसे है। देखिए नाविका जी, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, पर इलाके मुस्लिम इलाके होते हैं और वो नो गो जोन बन जाता है। 370 वहां पे लागू होता है, और अगर खुदा न खास्ता वहां पर कोई हिंदू अपनी रामनवमी की यात्रा ले जाए तो उसके ऊपर पत्थर बरसाना लाजमी हो जाता है, पत्थर बरसाने का जनसिद्ध अधिकार हो जाता है। और ये पत्थर जमा कैसे होते हैं? एंटीसिपेशन में कि कोई यहाँ आएगा और मैं पत्थर बरसा दूं। और फिर उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर बोलती है कि रमजान में तो एक समुदाय कभी गलत काम करता ही नहीं, मतलब हिंदू ही जो है वो ही दंगाई है, हिंदू ही जो है कल गलत काम करता है। और फिर दूसरी बयान क्या देती हैं कि हिंदू का धर्म है कि वो बचाए मुसलमानों को, मतलब कि ये केवल सेकुलरिज्म का एक गाना नहीं है, इसमें बहुत बड़ा संदेश है कि मतलब पीड़ित हमेशा मुस्लिम ही है और दंगा करने वाला हिंदू ही है। ये इनकी विकृत मानसिकता और सोच है। हिंदू टेरर होता है पर दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। और देखिए वन आइड सेकुलरिज्म, देखिए ये आरजेडी के एमएलए है, आरजेडी के एमएलए का बयान लेकर आया हूं। सासाराम में आरजेडी के विधायक कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए मुस्लिम युवक ने बम बनाकर रखे थे। ये बयान है, अधिकृत बयान है, आपके चैनल पर भी होगा। मतलब ये वन आइड सेकुलरिज्म, देखिए कि एक आंख से वो बंदूक वाला लड़का तो दिख गया, उस पर कार्रवाई कीजिए, पर यहां पर विधायक बोल रहा है किसके घर में बम है, किसके घर में पत्थर है। और आखिरी बात मैं समाप्त करना चाहता हूं नीतीश जी पर, क्योंकि बात शुरू हुई। देखिए नीतीश जी लाल किले के सामने क्या, व्हाइट हाउस के सामने भी जाके फोटो पीछे बैकड्रॉप में लगा के बैठ जाए, कोई समस्या नहीं। पर मेरा एक ही कहना है, जल रहा है बिहार, नीतीश कर रहे हैं जश्न इफ्तार। और ये आरजेडी मतलब कि रायट, झगड़ा और दंगा, ये आरजेडी जब आती है रायट, झगड़ा, दंगा लाती है। ये रायट, झगड़ा, दंगा कौन इसका एलिमेंट है? जब भी आती है जंगल राज लेकर आती है, और ये पूरा इकोसिस्टम वोट बैंक के चक्कर में दंगाइयों को भी बचाता है और दंगाइयों का जनसिद्ध अधिकार भी देता है। तो फातमी जी, मेरा सवाल आपसे है, और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, 2024 के चुनाव में अभी समय है, अभी एक और रामनवमी आएगी, तो क्या उसका स्क्रिप्ट अब से लिखना शुरू हो चुका है? चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, हर वक्त टारगेट पर हिंदू त्योहार होते हैं। चलिए, दंगाई जो भी हो, इस पर कोई संरक्षण किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यह कहा जाए कि भाई
हिंदुओं को मैं कह रही हूं आपको ध्यान रखना है मुसलमानों का, और दूसरी तरफ यह कहा जाए कि अगर मुसलमानों के घर में बम भी हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस इफ्तार करेंगे और लाल किले के बैकड्रॉप के सामने बैठकर बस प्रधानमंत्री बनने का इंतजार करेंगे, तो क्या यह सही है? मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। आपका पूरा जोर है कि किस तरह से एक खास सोच को उभार करके देश के सामने रख दें। मेरा तो यही मानना है कि जो भी नुकसान हुआ वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, वो पूरे देश का है, पूरे प्रदेश का है। हम सब की दौलत बर्बाद हुई है, हम सब का नाम बर्बाद हुआ है। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि बिहार के अंदर एक भी कल्प्रिट, चाहे वो किसी समुदाय का हो, जिसने भी नफरत पैदा करवाने की कोशिश की होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सभी जेल में होंगे और सबके साथ इंसाफ होगा। और जहां तक आपने सवाल उठाया कि लाल किला, अरे भैया यार मालूम कर लो, अब तो यूपी में पूरा मुगलिया सल्तनत के इतिहास को पढ़ाने ना पढ़ाने का फैसला लिया। आपको इतना प्यार क्यों है लाल किले से? लाल किला तो सभी का है, ये एक इतना बड़ा मॉन्यूमेंट है और ऐसे भी ऐतिहासिक है। वहां से हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तो अगर किसी ने लगा दिया फोटो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जहां तक माननीय नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने का सवाल है, उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया मैं उम्मीदवार नहीं हूं। लेकिन अगर हम चाहें, हमारे बिहार की जनता चाहे, देश चाहे, और इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, सब चाहे, और वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों और बन जाए, तो आपको इतनी आपत्ति क्यों है? आपने टारगेट क्यों किया? मैं भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाना चाहता हूं और उसको साबित करना चाहता हूं कि आप उन्हीं राज्यों में दंगा फहराएंगे जहां पर आपको हारने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार। कल होकर के आप ऐसे दूसरे राज्य भी चुनेंगे जहां पर माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा फातमी साहब, फैक्चुअल प्रॉब्लम है, देखिए फैक्चुअल प्रॉब्लम है। गुजरात में भी हुआ है। मेहरबानी करके आपको फैक्ट चेक करने को कह रही हूं। मेहरबानी करके आप एंकर हैं और आप एंकर ही रहा कीजिए। बहुत अच्छी लगती हैं आप जब एंकर रहती हैं। मैं जब पार्टी बन जाती है तो ठीक नहीं लगती है। मैं पत्रकार हूं और मुझे कब किससे क्या सवाल पूछना है इसकी ट्रेनिंग मुझे अभी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं। आपने 3 राज्यों के नाम गिनाए, मैंने कहा मैं न्यूज और खबरों की विशेषज्ञ हूं, तो इसीलिए आपको बताना चाहती हूं कि सेम हिंसा गुजरात में भी हुई है। शायद आपकी नजरें उस पर नहीं पड़ी, उन खबरों पर कि गुजरात में भी ऐसा कुछ हुआ है। मैं बस दुरुस्त कर रही हूं आपकी फैक्ट शीट। बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, ये तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है और यही वजह है कि उन्होंने इन 3 राज्यों को टारगेट किया। अच्छा, तो सुजाता पांडे जी अब आप गुजरात में हिंसा हुई, वो फातमी साहब को दिखी नहीं, उनकी थ्योरी में फिट नहीं आता था, तो इसीलिए गुजरात को बाहर निकाल दिया डिस्कशन से, और उसके बाद नसीहत हमें। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूं सुजाता पांडे जी, और हम खबर देखने वाले लोग हैं, हमारा काम है कि देश में जो कुछ हो रहा है वो लोगों तक पहुंचे। आप क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सवाल क्या किसी भी पत्रकार से पूछा जा सकता है? और दूसरी बात, अगर कोई ये कह रहा है कि बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में कनेक्शन है, तो क्या उसे गुजरात की बात भूल जानी चाहिए और सवाल पूछने पर कह देना चाहिए, नसीहत दे देनी चाहिए कि भाई आप तो न्यूट्रल रहिए? क्या मैं न्यूट्रल नहीं हूं? ये सवाल। लेकिन नाविका जी, मुझे लगता है कि खजूर की जगह बादाम खाने की भी जरूरत है। थोड़ी याददाश्त शार्प हो जाएगी, पता चल जाएगा कि देश में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। वैसे बात 24 की कर रहे हैं, सारी कवायद वहीं की हो रही है। तो तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण की राजनीति के बीच ये लड़ाई है। वोट बैंक की राजनीति वर्सेस रिपोर्ट कार्ड वाली जो पॉलिटिक्स है मोदी जी की, उसके बीच की लड़ाई है। डिवाइड और रूल बनाम जो सबका साथ सबका विकास
उसकी लड़ाई है। मुद्दों के कंफ्यूजन है और क्लैरिटी, नेता के नाम पे क्लैरिटी है, इसके बीच की भी लड़ाई है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ बैठे हुए जदयू के प्रवक्ता को मैं दाद देना चाहूंगी इतनी बेशर्मी की कि पूरा बिहार जल रहा है, लोग पलायन करने पे मजबूर हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने एक ट्वीट किया और गंगा नहा के चले आए। और नीतीश कीजिएगा सुजाता पांडे जी, नहीं सुजाता पांडे जी, हम अपने वक्तव्यों का स्तर ना गिराएं। सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं, लीडर हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है। बेशर्मी जैसे लफ्ज हम ना इस्तेमाल करें तो भी हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात इसके बिना भी कह सकते हैं। अपनी बात कहिए। इंटरवीन किया, इसके लिए माफी चाहती हूं, लेकिन मैं भाषा की गरिमा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूं इस शो पर। बस यही मेरा उद्देश्य था। आप अपनी बात करें। मुझे लगता है मैं अपने शब्द बिल्कुल वापस नहीं लूंगी। अगर किसी को आपत्ति है तो मैं उसका भी सम्मान करूंगी, लेकिन मैं अपने शब्दों पे कायम हूँ। कायम इसलिए हूँ क्योंकि हिंदुओं के घर जल रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं। और बड़ा दुख होता है कि मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में गए हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री घटनास्थल पे पहुंचे क्या? उप मुख्यमंत्री घटनास्थल पे पहुंचे क्या? डीजीपी को 3 दिन क्यों लगे घटनास्थल पे पहुंचने के लिए? इन बातों का जवाब कौन देगा? और जब पत्रकार उनसे क्वेश्चन करते तो वो क्या कहते हैं? वो कुछ इधर उधर की बात कोई किया होगा, उधर उधर। ये सब बीजेपी करा रही है। ये सब लाचार सरकार और प्रशासन के ट्रेडमार्क है कि जहां दंगा हो रहा है, ये बिहार सरकार का फेलियर नहीं है नाविका जी कि वहां पे दंगे हो रहे हैं, आपको पता नहीं और आप इफ्तारी कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं बिल्कुल भी शर्मसार नहीं हूं मेरे वर्ड्स के चयन पे। दूसरी बात बंगाल की करो तो बंगाल में जो बेगम है वो तो उनकी ममता तो सिर्फ भाईजानों पे ही रिजर्व है। क्यों ऐसा है? भारत का विभाजन तो 1945 में हो गया, लेकिन उसके बाद ये नो-गो जोन, ये बार गली मोहल्ले सारे कौन बांट रहा है? उसके ये शर्मसार करने वाली बात नहीं है। आप कैसे बातें करते हैं? यहाँ पे बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। और मैं तहसीन भाई के पास जाना चाहूंगी। तहसीन पूनावाला जी, एक शॉट में कांग्रेस पार्टी कह दिया करती है कि इस देश में लोकतंत्र मर रहा है। ये हिंदू पलायन की खबरें हमने भी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी है, देखी है, और ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये माइनॉरिटी पलायन होता तो अब तक, और किसी बीजेपी के राज्य में होता तो अब तक लोकतंत्र मर चुका होता, अब तक यूएन जाने की बात हो रही होती। लेकिन बिहार में, बंगाल में एरिया डिवाइड कर दिए जाते हैं। ये मुस्लिम एरिया है, यहां से गुजरे तो आपका एक अलग रवैया होना चाहिए और यहां आपको आना ही नहीं चाहिए। ये इस तरह से, और मैं हमेशा से कहती आई हूं कि पार्टीशन और एरिया डिमार्केशन की बात इतने हल्के अंदाज में किसी को नहीं करनी चाहिए। हम जैसे परिवार पार्टीशन के परिवार हैं, हम पर आप बीती है। हमने अपने घर छोड़कर वहां से यहां आने की, पंजाब का भी 2 टुकड़ा हो गया, हमें पता है वो दर्द क्या होता है। लेकिन इस पर किसी की कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इनके साथ शायद 2024 में कोई सांठगांठ हो। अब तो सवाल नहीं पूछती कांग्रेस पार्टी कि कहां गया लोकतंत्र। सब लोग सवाल पूछ रहे, सारा मुल्क सवाल पूछ रहा है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तक दंगे कैसे शुरू होते हैं। इसलिए इसके पीछे एक ही उत्तर है, भारतीय झगड़ालू पार्टी या भारत जलाओ पार्टी। नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, गुजरात में भी दंगे हुए। सवाल यह है कि दंगे जहां होते, केरल में होते, गुजरात में होते, वेस्ट बंगाल में होते, बिहार में होते, दूसरी ओर पर भारतीय जलाओ पार्टी क्यों होती है? एक और पर कई मुसलमान होते हैं, लेफ्ट होता है, टीएमसी होता है, लेकिन दूसरी ओर पर एक कॉमन फैक्टर होता है, भारत जलाओ पार्टी। हर दंगे में उनके लोग, उनके कार्यकर्ता। अरे बताओ, बिहार से पहुंच गए वेस्ट बंगाल वहां दंगे कराने के लिए, ऐसे कैसे होता है? कौन इनको हथियार देता है? और हथियार तो कोई प्रोड्यूस लोकली होता नहीं, तो ये हथियार देश के अंदर कहां से आता है? यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने कोई रिपोर्ट मंगाई और मुझे पूछो, देश भर में घटनाएं हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, अन्य अलग अलग सूबों में हुई, तो क्या यूनियन होम मिनिस्टर ने रामनवमी के पहले कोई मीटिंग बुलाई, सभी डीजीपीस की मीटिंग बुलाई? मैं यही कह रहा हूं कि यूनियन होम मिनिस्टर साहब इनकेपेबल है, जिनके नाक के नीचे 2-2 दंगे हो गए दिल्ली के अंदर। वो क्या इस देश का शासन चलाएंगे? इसलिए 2024 में भाजपा भगाओ, देश बचाओ।
लेकिन हावड़ा में दंगे हो जाए तो किसी का रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे, बिहार में दंगे हो जाए किसी का रेजिग्नेशन नहीं। और बाकी फैक्चुअल करेक्ट कर दूं आपको, आपने कहा बिहार से कोई बंगाल आके कैसे दंगे करता है। अब तक की खबरों में बिहार का रहने वाला नहीं है, पकड़ा मुंगेर में गया है, रहने वाला हावड़ा का ही है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, सवाल सारे आपसे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको कुछ दंगे गिनाता हूं जो बीजेपी के बनने से पहले हुए। भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, जलगांव और अहमदाबाद, ये बीजेपी के बनने से पहले हुए। तो अब तहसीन पूनावाला विद्वान व्यक्ति है, बताया कि बीजेपी के बनने से पहले कौन ये दंगे करवा रहा था। और दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के विषय में डेफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है, यूपीए के जमाने में 3858 दंगे यूपीए 1 में, यूपीए 2 में थे 3621 दंगे और एनडीए में 2920 पहले एनडीए में। तो आप मुझे बताइए, या तो ये आपकी असक्षमता का प्रमाण है, या तो आप बताइए कि इतने सारे दंगे बीजेपी करवा रही थी। इन्होंने कोट अनकोट बीजेपी का नाम लिया है। मुझे एक केस बता दो जिसमें कि बीजेपी को कन्विक्ट करवाया है, बीजेपी के व्यक्ति को कन्विक्ट कराया है, अन्यथा तहसीन पूनावाला यहीं के यहीं माफी मांगेंगे। दूसरी बात, देखिए ये जो जेडीयू वाले हैं ना, मैंने अभी देखा है कि उनके लिए बैकड्रॉप में खूनी दरवाजा होना चाहिए था। ये खूनी दरवाजा ज्यादा सूट करेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका राजनीतिक खून करके जेडीयू आगे नहीं बढ़ी है? ये जेडीयू वही पार्टी है जो आरजेडी के विषय में क्या क्या कहती थी, लालू प्रसाद के बारे में क्या क्या कहती थी। मेरा केवल दो सवाल है। एक तो, क्या दंगा प्रभावित इलाके में क्या नीतीश जी कहीं पर भी गए? नहीं गए। और क्या दीदी गई? नहीं गई। यही दिखाता है कि दंगाइयों के साथ खड़े रहना, तुष्टीकरण की राजनीति टोपी पहन करके आना और टोपी पहनाने के लिए अलग अलग तरह के वक्तव्य देना। एक भी दंगा प्रभावित इलाके में दोनों लोग क्यों नहीं गए? कानून व्यवस्था किसके तहत आती है? दोनों सरकारों में। मुद्दा है कानून व्यवस्था का। और विष्णुवर्धन रेड्डी जी, देखिए गूगल कर रहे हैं बीजेपी का नाम ढूंढने के लिए कौन से दंगे में। हाँ, जरा फोकस, जरा पैन कीजिए, पैन वो, हाँ वो बड़े कैमरे से पैन कीजिए, तो कैसे गूगल कर रहे हैं। ये बीजेपी का नाम लेते हैं, अब ये फंस गए, माफी मांगी, अब ये फंस गए बीजेपी की माफी मांगी, अब ये फंस गए। बीजेपी की माफी मांगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें तो भरोसा है। कम्युनल राइट्स अप 17% अंडर एनडीए। एक्सपेंड कीजिए, ये अंडर एनडीए 17% बढ़ा है, 17% बढ़ा है। तो आप चाहते ना नीतीश जी रिजाइन करें, आप चाहते ना ममता जी रिजाइन करें, या कौन रिजाइन कर रहा है? 17% बढ़ा। ये देखिए सवाल था, आपने कहा बीजेपी के लोग कराते हैं, कन्विक्शन बता दीजिए। ये सवाल पूछा, मैं दोबारा से कह रहा हूं, इनको जो डेफेमेशन का केस करना है नाम बताइए, वरना हर दंगे में दूसरी ओर बीजेपी के समर्थक रहे। बीजेपी कई राज्यों में बीजेपी है, तो बीजेपी का नाम आएगा। उनके खिलाफ दूसरी पार्टियां हैं। दंगे में क्यों रहते? एक लेफ्ट के होते, टीएमसी के होते, चलिए उनके समर्थक दंगों में है, आप कन्विक्ट करवाइए ना, आप कन्विक्ट करवाइए ना। कोर्ट्स तो बीजेपी की नहीं है, आप 17% बढ़े या नहीं बढ़े? झूठ क्यों कह रहे हैं नेशनल टीवी नाविका जी? जवाब दीजिए, आपने क्या बताओ इकोनॉमिक टाइम्स नंबर पेश किए? एक सेकंड नाविका जी, मुझे पता था कि इनकी जो दौड़ है ना, जैसे मैं, एक सेकंड नाविका जी, मैं एक एक करके बात रख सकते हैं। मैं आरटीआई लेकर आया हूं जिसमें कि पूरा डेटा ईयर वाइज है कि कितने दंगे कब हुए और कितने लोग मारे गए। मैं एक एक साल का बता सकता हूं, तो मैं उस आंकड़े पे नहीं जाना चाहता हूं कि किस प्रकार से उसको बनाया गया। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं ना। इन्होंने कहा बीजेपी हमेशा दंगों के उस साइड रहती है। मुझे 5 नाम बना दे जो बीजेपी के लोग कन्विक्ट हुए, अन्यथा ये आरोप वापस लेकर माफी मांगे, नाक रगड़कर। चलिए, बिल्कुल सारे देश के सारे से बात कीजिए, नाक रगड़ना सब। आदित्यनाथ जी पे कौन से चार्जेस लगे थे? देश के सारे कोर्ट खुले हुए हैं, जिसको भी डेफमेशन करना है वो करे। ये इनका आरोप है, ये इनका आरोप है। आपके पास पूरा राइट है, किसी भी कोर्ट में जाइए, बहुत सारे पार्टी वाले लेके जाइए, ना जाइए, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं विष्णुवर्धन रेड्डी साहब से पूछना चाहती हूं, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता है जब किसी भी राज्य में हिंसा होती है। मेरा सवाल सिर्फ यह है, दिल्ली में रायट्स हुए, बिल्कुल हुए, उसकी पूरे देश ने बुराई की, उसके ऊपर टिप्पणियां की कि नहीं की। अब अगर बिहार और बंगाल में हो रहा है तो क्या इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि यह ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है? और आज तक हर दंगे के ऊपर एक पॉलिटिकल सा माहौल बनाया जाता है कि जैसे दंगे से ही किसी को वोट बैंक की राजनीति करनी है, किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट करना और कहना भाई आप गलती करते हैं या आप रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे इलाके में किसी तरह शांति रखने के लिए। तो ये कहीं उंगली उठाना नहीं है,
कि भाई हमें तो आपसे ही उम्मीद है, आप ही कुछ गड़बड़ करेंगे इसलिए आप ही को दे रहे हैं दायित्व। ये किस तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है? इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी, मुझे बुलाने के लिए आपके शो पे। पहली बात तो मैं आपके जरिया लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा कम्युनल राइट्स भड़काने से। ये तो लोगों को पता ही है, मुझे फिर से दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। और जहां तक बात तेलंगाना राज्य की है और मुख्यमंत्री केसीआर जी का है, यहाँ पे हम पहले से यही कह रहे हैं कि 75 सालों की आजाद भारत में आज भी यही चर्चा हो रहा है कि लोगों को कैसे बांटा जाए, लोगों के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाए, इस पे ही चर्चा हो रहा है। लेकिन कोई भी ऐसा बात या मुद्दा लेके नहीं आ रहा है, कोई भी नेता, कि लोगों को क्या चाहिए। सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद 75 सालों की आजाद भारत में आज भी पीने के लिए पानी क्यों नहीं? आज भी राज्यों के बीच सिंचाई की पानी के लिए जलयुद्ध क्यों हो रहे हैं? आज भी हर एक गांव में बिजली क्यों नहीं पहुंच रही है? ऐसे मुद्दों पर हम देश के सामने क्वालिटी अल्टरनेटिव एजेंडा लेकर आना चाह रहे हैं कि लेकिन सब क्या हो चुका उसमें है पिछले उसमें सारी पार्टियां आपके साथ हैं? वहां डीएमके कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की जगन रेड्डी की पार्टी ठीक नहीं है, वहां नवीन पटनायक की पार्टी ठीक नहीं है। क्या आप लोग सब एक साथ हैं इस मुद्दे पर? नाविका जी एक मिनट, यहाँ पे बात कौन हमारे साथ है या नहीं है ये मुद्दा नहीं है। लोग हमारे साथ आएंगे क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर हम आगे आ रहे हैं। हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल तेलंगाना मॉडल जो है, हमने जो कर दिखाया है, वो हम वादा कर रहे हैं इस देश की जनता को कि 2 साल के अंदर जगमगा हुआ हिंदुस्तान बनेगा। वो हमने तेलंगाना में कर चुके हैं। यहाँ पे हर घर पे पीने का शुद्ध पानी आज दिया जा रहा है, 24 घंटे पावर दिया जा रहा है। बिल्कुल, जिसके साथ लोग जाएंगे असल में तो उसी की सरकार बनेगी और वही लोकतंत्र का भी नियम है। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, इफ्तार के जरिए लाल किले का सपना देखना एक और बात है, और क्या अकेले दम पर बिहार में 10 सांसद भी लेकर आ सकते हैं नीतीश कुमार? इस सवाल का जवाब फातमी जी शायद आप दें तो बेहतर होगा। ये हमारे दर्शक हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है कि दर्शक ने यह सवाल किया। मैं आपसे बिल्कुल मैं 4 मरतबा लोकसभा में रहा हूं और चुनाव लड़ चुका हूं, 7 चुनाव। तो ये जो चुनाव होने वाला है 2024 का, इसके अंदर न के बिहार बल्कि झारखंड को भी मिला लें, 54 सीट में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को जाने वाली नहीं है, जहां तक सीट का सवाल है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो आपको 2 दिन में नजर आ रहा है कि हर जगह अमन हो गया, प्यार कायम हो गया, और हम सब बिहार के लोग मिलजुल करके अमन, एक खूबसूरत आपके पास शायद आगजनी की तस्वीरें नहीं आई और पूरा देश आगजनी की तस्वीरें नहीं आई। अमन हो चुका है शहजाद पूनावाला। मैं उसी से मुल्क बनेगा। जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बड़े वरिष्ठ हैं। हिंदुस्तान में हर रहने वाले की फातमी जी, आपकी अगर बात समाप्त हो गई हो तो मैं अपनी बात आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब ये सब तो तकरीर और मुशायरे वाली तो बात नहीं है। जी, अब डिबेट में मैं अपनी बात कर चुका है शहजाद पूनावाला। आज नाविका जी 30 तारीख की रामनवमी थी, उस दिन तो हमले हुए ही हुए हिंदुओं पर, परंतु उसके बाद भी लगातार कल की और आज की टाइम्स नाउ की खबर है, रिश्रा जो रेलवे स्टेशन है उसके पास तो कोई यात्रा नहीं थी। चलिए, उसमें तो आप बीजेपी को दोष नहीं दे सकते, वहां पर भी पथराव, बच्चों पर पथराव, महिलाओं पर पथराव, और ये अमन शांति नजर आ रही है इनको। मैं इनसे केवल इतना पूछना चाह रहा हूं कि अगर यही सिचुएशन मान लीजिए रिसीविंग एंड पर कोई और कम्युनिटी होती तो अभी तक यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए होते, पर क्योंकि रिसीविंग एंड पर हिंदू है तो कह दिया गया है कि नहीं, रमजान में तो मुसलमान कोई गलती करता नहीं है, सारा दोष जो है वो एक ही बहुसंख्यक समुदाय का है। फातमी जी देखिए, मैंने आपके बीच में कतई नहीं बोला, नाविका मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं 3 अपनी बात कह ली। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है मैं समय दूंगी। शहजाद अपनी बात पूरी कर ले। ये तरीका नहीं है कि मैं क्योंकि रामनवमी की बात करूं मेरे तरफ चारों ओर से पत्थर आ जाए। मैं रामनवमी की बात करूं तो फातमी जी पत्थर फेंके, वो बादल जी पत्थर फेंके, नहीं, ये नहीं चलेगा।
वहां रेड्डी जी भी पत्थर फेंकेंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। मैं रामनवमी की बात कर रहा हूं, मतलब मेरे पे पत्थर फेंकोगे आप? नहीं, नॉट अलाउड। अब नाविका जी, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। नाविका जी, ये तो कह देंगे कि प्रोड्यूसर ही मुझे बचा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, देखिए ऐसा नहीं चलता। आप अपनी बात, फातमी साहब, एक आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं। इस वक्त एक आदमी बोले तो सबको सुनाई देगा। शहजाद जी बोल ले, फिर मैं आप पर आती हूँ। अरे ये क्या तरीका है? ये पहले नो गो जोन और अब नो टॉकिंग जोन में बन चुका है। मतलब मैं इलाके में घुस भी नहीं सकता और मैं बात भी नहीं रख सकता। ये क्या असहिष्णुता है? ये क्या, ये तालिबानी मानसिकता है? मैं बात भी नहीं रख सकता, मैं जा भी नहीं सकता, मैं क्या करूं? मैं केवल इफ्तार पार्टी में जाऊं? ऐसा हो गया क्या? ना, ये ऐसा है क्या? यहाँ पे तालिबान राज है, केवल इफ्तार में जाना है, बोल नहीं सकते अपनी बात। आप अपनी बात कहिए। देखिए आप मुझे उत्तेजित मत कीजिए। आप 1 मिनट आप समय दीजिए। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रही हूं, आप अपनी बात कहिए। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, इसकी सारी जड़ें तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में। यही सरकार ने क्या इंदिशा दिया था, बिहार की सरकार ने? रमजान में मुस्लिम जो एम्प्लॉइज है उनको घर जाने दिया जाएगा जल्दी। देखिए नाविका जी, ऐसे तो जनता को समझ में नहीं आती, या तो मैं अपनी बात कर लूं। उनको घर जाने दिया जाएगा, ऐसा हिंदुओं के लिए नहीं किया गया। हिंदुओं का भी नवरात्र का पर्व था, उनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं। वहां पर ममता दीदी कह देती है चेतावनी पूर्ण तरीके से कि रामनवमी की यात्रा मुस्लिम इलाकों में घुसेगी नहीं। तो ये एम्बोल्डन करने की, वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये सारी चीजें, जिसको मैं कहता हूं टीएमसी, तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर को बढ़ावा देकर ये दंगे सुनियोजित ढंग से कराए गए। और गुजरात में तो हमारी सरकार है, हम वहां पर सारी सीटें जीतने वाले, तो वहां पर करवा के क्या फायदा होने वाला है बीजेपी का? और जहां सरकारें आपकी हैं वहां होने क्यों दिए दंगे आपने? अगर आपको लगता है हमारा लाभ होगा तो होने क्यों दिया? बीजेपी करवा रही है तो आप होने क्यों दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, क्या एक युवक के हाथ में पिस्तौल है तो क्या उन लोगों की पत्थरबाजी का अपराध छुप जाता है जिनको वीडियो में पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है? बादल देवनाथ जी, ये सवाल आपसे है। मैडम, मैं बहुत सारे सवाल आ गया, मैं इसका एक एक करके शास्त्री से मैं जवाब देना चाहता हूँ, तुरंत देना चाहता हूँ। एक ये जो मैडम बैठे हुए हैं जूनियर है, मैं जानता नहीं इनको, लेकिन ममता दीदी को बेगम बोल दिया, आपने कोई प्रतिवाद नहीं किया। दूसरा बात है, इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो रूल्स है सेकुलरिज्म के बारे में, ममता दीदी के बारे में जितना बोल रहा है, तालिबान क्या सब बोल रहा है पुणे वाला भैया, लेकिन ममता दीदी सभी धर्मों को सम्मान करके, सिख, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सभी क्या गिरजा में, मस्जिद में, सारी जगह पे दीदी जाते हैं। ये तो बात नहीं है, लेकिन दीदी स्पष्ट किया जो हनुमान जयंती की रामनवमी के दिन पहले हफ्ता नहीं होता है, इसलिए स्पष्ट किया स्पेशल ब्रांच जो इंटेलिजेंस हो, कोई भी खबर दीदी के पास हो सकता है। लेकिन दीदी के बारे में ऐसा शब्द बोलना, अरे जो दो भाई यहाँ पर बैठे हुए, एक भाई भाजपा के पक्ष में, एक भाई कांग्रेस में, एक भाजपा का कांग्रेस के सारे विरोधियों के खिलाफ और एक भाई भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। ये दोनों भाई रास्ते निकाल नहीं, तो ये क्या? और तीसरा नहीं, दो भाई अगर एक परिवार में हो तो कहीं पर भी संविधान में लिखा है कि उनके अलग अलग रवैये नहीं हो सकते और उनके अलग अलग राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं हो सकते। ये संविधान में कहीं मनाही है इस बात की? बादल जी, मैडम, मैं लास्ट लाइन में आपको कहना चाहता हूँ, आपका जो मुद्दा है 2024, ये 2024 का शुरुआत है। जो आपको मैसेज भेजा पिस्तौल लेके, उसके बाद पत्थरबाजी हो रहा है। मैं किसी का पक्ष में नहीं, ना मैं पहले ही आपको कह दिया, पार्टी पहले ही आपको बोल दिया, ना दंगाई के पक्ष में हो, ना जो हिंसा फैला है उनके पक्ष में हो। लेकिन जो लोग पिस्तौल लेके घूमे, एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग पिस्तौल लेके, बहुत सारे के 1000 लोगों के हाथ में तलवार था, अब बहुत सारे लोगों के हाथ में हथियार था। भाई ऐसा क्यों? भाई उन सबको पकड़ लीजिए, कोई संरक्षण नहीं दीजिए उनको, बिल्कुल पकड़ लीजिए, लेकिन दूसरी तस्वीरों पर भी थोड़ी सी अटेंशन दीजिए, दूसरी तस्वीरों पर तवज्जो दीजिए। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। ये तो आप मानेंगे ना कि दंगाई का धर्म नहीं होता, तो सिर्फ एक तरफ की तस्वीरें क्यों दिखती हैं आपको, ये सवाल है। लेकिन सुजाता पांडे जी, बादल देवनाथ जी की ऑब्जेक्शन है कि आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ममता बेगम बुलाया। शायद ये सही नहीं था, कम से कम पब्लिक में आप। नाविका जी, एक चीज बोल सकता हूं, एक लाइन, क्योंकि उन्होंने पर्सनल टिप्पणी की। बादल जी, सौगता रॉय आपकी पार्टी में, तथागता रॉय हमारी पार्टी में है, तो इसी पैमाने पर पहले सौगता रॉय को लात मार के निकालिए पार्टी से आप।
आपने जो मेरे देखिए, मैं परिवार के लिए डिबेट नहीं करने आता, मेरे प्रिंसिपल पे मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, पर अब आप सौगत और रॉय पे क्या स्टैंड लेते हैं वो पहले बताओ, वरना बादल जो है ना बरसने वाले कम है और आप सिर्फ भिन भिनाने वाले ज्यादा है, इसलिए मैं मेरे से आप पंगे मत लीजिए। सही है, ये बात कहीं पर भी जायज नहीं है, ये मैंने पहले ही कह दिया। लेकिन सुजाता पांडे जी, अपने घर में परिवार का बिठा के रखा है, दूसरों को बोलते हैं। ममता बेगम शायद सही नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं राज्य। मैं इसका उत्तर देती हूँ, आप क्यों दे रही है, मैं देती हूँ। पहले तो नाविका जी, मुझे लगता है बेगम तो बड़ा आदरणीय शब्द थे, और दीदी को तो बिल्कुल इस शब्द से परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उर्दू के स्कूल खोलती है, मुसलमानों के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाती है, स्टेट से कहती है कि रमजान का पवित्र महीना है, हिंदुओं उनके घर पे जाके अतिक्रमण मत करो, मुसलमानों को मत तंग करो। पहले ही हिंदुओं को कह देती है कि वही है परपेट्रेटर्स, वही है आतंक करने वाले, और मुसलमान बेचारे बड़े ही पवित्र, बड़े ही विक्टिम। तो पहले तो मुझे लगता है कि इस शब्द से आपको क्यों जोड़ रही है? आप ममता बनर्जी से पूछिए, उनको बेगम से कोई एतराज है क्या? मैंने तो इतने आदर से कहा ममता बेगम, अब क्या जो भी कहेंगी वो कह दूंगी। उर्दू मुझे नहीं लगता ये थोड़ा ये इस तरह की चीजें कहना मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को संयम रखना चाहिए अपने अपनी कथा में, अपने बोलने में। और तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल आपसे है, लोकतंत्र क्या बंगाल में खतरे में नहीं है, बिहार में खतरे में नहीं है? कांग्रेस की आवाज कहां है? नहीं, 2014 के बाद जो है, मैं बंगाल बिहार की बात करिए, आप इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे पर आए, मुद्दे पर बिहार और बंगाल, उसी पर आ रहा हूं। मैम सुनिए तो मेरी बात, जो बताए जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने बिल्कुल सही बताया कि अब 2024 में क्योंकि उनको सीटें नहीं मिलने वाली, ये तो उनका पुराना फॉर्मूला है। इसका अब मैं आपको बताता हूं, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। येल यूनिवर्सिटी ने इन पे रिसर्च किया, भारतीय झगड़ालू पार्टी पर, और बताया कि जहां जहां दंगे होते हैं वहां भारतीय झगड़ालू पार्टी को फायदा होता है। ये येल यूनिवर्सिटी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है रिपोर्ट, देख लीजिए भैया, नहीं तो डेफिनेशन का मैं जवाब दे दूं, देख लीजिए जवाब दे दीजिए। आपने 500 बार एक ही लाइन। इस पैनल में जितने भी लोग हैं, वहां पे बीआरएस के प्रवक्ता, उनसे पूछे तेलंगाना में जाके किसने झगड़ा किया यूनिवर्सिटी में? भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने। अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाकर किसने दंगे किए, गेट तोड़ने की कोशिश की? भाजपा के समर्थकों ने। बिहार बंगाल में कुछ होता है, कौन है दूसरी साइड पे? भाजपा के लोग। कर्नाटक में कुछ होता है, कौन है दूसरी साइड पे? भाजपा के लोग। भाजपा के लोग, यही दिक्कत है इस देश की। भाजपा भगाओ, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। चलिए तहसीन जी, मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिला दूं। सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। जिस तरह सुजाता पांडे जी ने कहा, शायद आपको भी बादाम खाने की जरूरत है। कपिल सिब्बल आपकी पार्टी में थे, आप ही के लोगों ने जाकर उनके घर पर पथराव। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। होम मिनिस्टर उनको जेल में डालना चाहिए था। दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए तहसीन पूनावाला ने, देखिए येल रिपोर्ट का ही इन्होंने हवाला दिया, घूम फिर के इनकी दौड़ विदेशी रिपोर्ट तक ही जाती है, पर वो एक विषय नहीं है। मैं आता हूं मुद्दे पर। जब इतनी जानकारी तहसीन पूनावाला, अब प्लीज नाविका, ये फ्लो टूट जाता है, जनता को समझ नहीं आता। अच्छा, सबके फिगर्स इस वक्त डाउन, आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए नाविका जी, 1 मिनट के लिए मान लेते तहसीन पूनावाला और येल स्टडी बिल्कुल सही है, भाजपा सब जगह दंगे करवाती है, उसका फायदा होता है। इतनी जानकारी होने के बावजूद भी कभी भी प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं लेते। आज तो ये बिहार और बंगाल में ये रिपोर्ट तहसीन पूनावाला के जैसे उनके वहां के विद्वानों ने देखी होगी ना, कि भाजपा वाले आएंगे, हमारी सरकार, हमारे प्रशासन, हमारे पूरे व्यवस्था में फिर भी दंगे करके चले जाएंगे, विपक्ष की पार्टी तब भी, तो फिर भी उन्होंने रोका नहीं। और रोका नहीं छोड़ो, अभी तक एक भाजपा वाला गिरफ्तार भी नहीं किया। ये कैसा सिस्टम है कि इतनी जानकारी होने के बाद, मतलब कि ये दंगे खुद ही करवाते हैं और फिर उसका राजनीतिक फायदा वोट बैंक के नाम पे लेने जाते हैं। और मैं 2 बातें, ये बादल जी कहते हैं सब धर्मों का सम्मान करती है ममता दीदी, ये जय श्री राम को बोलने पे उनको अरेस्ट करना सम्मान है। दुर्गा आइडल इमर्शन को रोककर ताजिया के लिए जगह देना और फिर हाईकोर्ट का उनको फटकार लगाना, ये सम्मान है। ये राम धेनु का नाम रंग धेनु में बदल देना, ये सम्मान है। ये सम्मान है तो फिर अपमान क्या है जी? और बताइए, रमजान में मुसलमान कुछ खराब नहीं करता, नवरात्र में हिंदू करता है। ये सवाल बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। करते हो जय श्री राम बोल के,
क्या ना सीता माता को सम्मान देते हो, ना राम को सम्मान देते हो। राम के नाम पर देश को जय बेचते श्री हो। राम का अर्थ पता है राम के नाम आपको? पर नहीं नहीं, वोट एक मांगते सेकंड, हो, डू यू राम नो के नाम मीनिंग पर ऑफ जय चंदा श्री मांगते राम? हो। भगवान बादल जी, विष्णु ने जय श्री बोला, राम का अर्थ भाई बताइए तुम्हारा पहले। नहीं, अब आप तो आपको कलयुग अपनी में बात राम के कहना ठीक है, नाम पर बोलिए, तुम फिर मैं आपको चाहते हो, समझाता वोट हूँ। मांगो राम के नाम पर, ना ठीक है। सीता माता को सम्मान देते हो, ना जय श्री चलिए, राम बोलते हो, इसका ना जवाब राम मुझे को देने सम्मान दीजिए। देते हो। राम के नाम पर पिस्तौल लेके घूमते ठीक हो, है। राम के नाम पर तलवार लेके घूमते हो, राम के नाम पर हथियार लेके घूमते हो। ठीक है। क्या चलना है भाई? ठीक है, कौन अब सा मैं हिंदू जवाब का? देता हूँ। सनातन धर्म का मतलब जानते हो तुम? सनातन ठीक धर्म है। के आस्था प्रतीक है, एक विश्वास का प्रतीक है, और आस्था और क्या विश्वास को सब तोड़ रहा है। बादल देवनाथ जी, क्या आप सभी हिंदुओं के बारे में ये कह रहे हैं? नहीं, सभी हर- हिंदू नहीं मैडम। हाँ, जो लोग बजरंग दल करते हैं, जो लोग विश्व हिंदू परिषद के नाम से दंगा फैलाते हैं, उसी लोगों को बोल रहा हूँ। वो सभी हिंदू, मैं तो देवनाथ हूँ, मेरा तो शिव गोत्र है, ममता दीदी बैनर्जी है, ब्राह्मण है, तो ममता दीदी, मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू हैं। शहजाद हम पूनावाला लोग जवाब घूमते दीजिए। हैं। अब सबसे हम लोग बोलने पहले घूमते हैं। एक एक करके बात दंगा रखते हैं ताकि फैलाते, जनता को हिंसा समझ में भी आए। मैडम, ठीक है, इन्होंने कहा जय श्री राम में सीता जी का अपमान होता है। श्री जो होता है ना जय श्री राम का, उसका अर्थ है वो लक्ष्मी का भाई, चिन्ह है, और श्री सीता जी का, क्योंकि राम जी जो है विष्णु के अवतार है, और जिसी प्रकार से श्री जो है वो सीता माँ का एक प्रकार से संकेत है। तो जब आपको बेसिक जानकारी ना हो जय श्री राम की, देखिए नाविका, इस प्रकार की डिबेट का कोई अर्थ नहीं। मैंने इनके सारे विलाप को सुना, इनके सारे जहर को उगलते हुए सुना। मेरी बात होती है 5 सेकंड में बरसने लगते। ये कैसा बादल है जी? ये कैसी टेक्नोलॉजी बार बार बरसते रहता है 5-5 सेकंड में? अब देखें नाविका जी, प्लीज नाविका, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 10-15 सेकंड तो बात होने देवनाथ जी, दीजिए। देवनाथ 5 जी सेकंड में बोलने तो दीजिए। देवनाथ जी, नाविका जब आप जी, बोल आपके रहे शो थे, में- जब आप बोल रहे थे तो उनको रोका हुआ था, अब उनको बोलने दीजिए, आप रुक जाइए। नाविका जी, जो शो देखते हैं ना, वो एक क्लिप नहीं डाल पाते क्योंकि 5 सेकंड में ही इंटरप्शन शुरू हो जाता है, तो 15 सेकंड की भी क्लिप नहीं बनती मेरी यहाँ पे। नहीं, पर अब मेरी बात हो जाए, शो देखने के अब लिए देखिए, होता है, क्लिप बनाने के लिए नहीं होता। क्लिप बनाने का बात नहीं है, पर बात यह है कि इनकी असहिष्णुता की सीमा देखिए, 5 सेकंड भी नहीं रुक पाते, मतलब आग बबूला हो जाते हैं। और हिंदू को देख के कितना आग बबूला होते होंगे इनके लोग, ये सोचिए आप। एक रामनवमी की यात्रा निकली तो पथराव करना। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ लॉजिकली। पूरे देश के लोग अरे समझते भाई, हैं, क्या तुम झूठ बोल तरीका रहे हो। है ये? अब सुन लीजिए एक बार, मैं तुम 2-3 झूठ बोल रहे हो, सवाल। देश के लोग समझ नाविका, ये समझ गया। तरीका भाई, नहीं। तो कल वो तुम आपकी क्या- मैडम क्या वहां पे बोल रहे हो? बैठ के इंटरप्ट तुम कर रही थी, उल्टा सीधा बोल आज रहे ये हो, इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं 4-4 पैनलिस्ट का एक साथ जवाब देता हूँ, अच्छा, मुझे 40 सेकंड भी नहीं मिनट, मिलते हैं। देवनाथ आप जी, पीसीआर देवनाथ जी, से, एक ये मिनट। क्या तरीका है नहीं, डिबेट आप का कर भाई? लिए आपके सवाल, 2 सवाल, क्या सवाल है? नहीं, आप पहले पीसीआर से इंश्योर कराइए, नहीं, मेरी बात 2 पूरी है। सवाल। मैं स्पेसिफिक सवाल अब पूछना चाहता हूं, एक के बाद एक। पहली बात, रमजान में मुसलमान कोई गुनाह नहीं करता पर हिंदू नवरात्र में करता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी या नीतीश कुमार जी कोई भी दंगा प्रभावित इलाके में गए, मुसलमानों के लिए टोपी पहनकर इफ्तार में गए? ठीक है, जाना चाहिए। क्या उन्होंने हिंदू इलाके में जाकर वहां पर घाव को पर आप ही ने तो कहा कि कोई हिंदू इलाका नहीं होता, कोई मुसलमान क्योंकि इलाका मुसलमान नहीं। इलाके हैं ना इनके हिसाब से, तो वो हिंदू इलाके में गए, हिंदुओं के पास गए, हिंदू पीड़ितों के पास गए। तीसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक रिवॉल्वर देखकर सारा हिंदू समुदाय जय श्री राम और जो रामनवमी पर निकला है वो गलत होता है, तो जब तलवारें जुलूस में होती है तो उसका क्या वर्णन है? चलिए, जब हथियार जुलूस में होते तो उसका क्या वर्णन है? फातमी जी हाथ उठा बताइए, रहे उस हैं। पर प्रतिबंध है कि नहीं पहले है? फातमी जी और फिर देवनाथ जी आप पे आ रही हूं। फातमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत देर के बाद मौका मिला। अब शहजाद पूनावाले जी से कहिए कि जरा रुक जाएं, हमारी भी आपके सुन तरफ लें। है झुंड, अच्छा, आपका चलिए। अकेला शहजाद अकेला है। पूनावाले जी का चलिए, धर्म मुझे चार नहीं झुंड वाले मालूम, आप ही के हैं, चलिए, शेर नहीं, तो उनका अकेला धर्म चल रहा मुझे है। नहीं स्टूडियो मालूम। का फेडर डाउन फातमी जी की आवाज उनका से। धर्म अच्छा, उनका धर्म मुझे नहीं मालूम कि किस धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म है और हम सब एक दूसरे के धर्म का एहतराम करते हैं। हर एक दूसरे के जितने भी त्योहार है उसका एहतराम करते हैं। कभी तो कौन एक धर्म दूसरे है? के मजहब में किसका क्या शामिल धर्म होते है हैं, ये जरूरी शामिल नहीं होते है। हैं ये और किसका क्या भाईचारा धर्म है बनाए पैनल रखना पर ये चाहते हैं। जरूरी नहीं है। लेकिन ये आप भारतीय जनता पार्टी अपना के आर्ग्यूमेंट पहले बताइए भी- क्या है। 1 मिनट रुक जाइए मैडम, आप फिर मुझे बोलने नहीं दे रही हैं आप। तो पहले भी ये किसी पार्टी के प्रवक्ता होते थे, मैं उनको सुना हूं, बहुत डिटेल आपका में पहले तो सुना। क्या संबंध पहले था रुक जाइए, आरजेडी आप के मुझे साथ? बोल लेने दीजिए। 2 साल पहले मुझे सांप नेवला ये अच्छा, ये चल रहा था। मुझे शहजाद बोल जी, लेने शहजाद दीजिए, जी, प्लीज, मुझे बोल लेने शहजाद जी। दीजिए। मेरे प्रवक्ता साहब व्यक्तिगत बोल ऊपर लेने कैसे दीजिए, टिप्पणी है ये बोल सब? लेने मेरे दीजिए। ऊपर डिबेट है। तो शहजाद, मैं तो एक बात जानता हूं एक्सपंज कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है अच्छा। जिसमें सभी विपक्ष के लोग एक होकर के लड़ेंगे
और ये जो फिरका परस्त ताकत है देश के अंदर, जो देश में भाईचारा को खत्म करना चाहता है, चलिए सबको आपस में लड़ाना हम भी चाहता यही है, है। जरूर ऐसा हो करेंगे तो हम लोग आपकी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा होगा। ये 14 में भी आपने कहा था, ये 19 में भी कहा था, हुआ नहीं। लेकिन पब्लिक के सवाल बहुत जरूरी है, मैं पब्लिक के सवाल उठा रही हूँ। सिद्धार्थ राज का दिल्ली से सवाल है, ममता और नीतीश से अपना राज्य नहीं संभल रहा, पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, देश कैसे संभालेंगे? एक ये सवाल है। सौरभ टंडन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, क्या अब बंगाल में भगवान राम और हनुमान जी की जयंती मनाने पर ममता दीदी से परमिशन लेनी पड़ेगी? दोनों का जवाब दीजिए बादल जी। मैडम मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, दीदी एक बार नहीं बोला कि मैं पीएम बनूंगा। दीदी ने बोला मेरा काम है सबको एकजुट करना, बार बार वही कोशिश कर रहा है दीदी एक बार नहीं, लेकिन हम सब चाहते दीदी एक बार पीएम बने। लेकिन दूसरा बात है, ये जो रामनवमी के बारे में बहुत सारे बात पुणे वाला भाई ने बोल दिया, मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये जो पुणे वाला भाई जिस पार्टी का प्रवक्ता है, इस पार्टी ने 2014 से 2022 तक पूरे देश का खत्म कर दिया, बर्बाद तो कर दिया। कोरोना में लाखों लोग मर गए, 5 लाख किसान आत्महत्या कर दिया, किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए, ना मेक इन इंडिया हुआ, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना हाई स्पीड चला, कुछ नहीं हुआ, संस्कार कुछ नहीं हुआ। क्या क्या इनको बता दीजिए, और क्या क्या होता है, पेट्रोल डीजल रोसरी गैस बाहर सारे। चलिए, जनता के सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। जनता ने पूछा क्या हनुमान जयंती और रामनवमी के लिए ममता दीदी से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपने इसका जवाब नहीं दिया। उत्तर दे सकता हूं जी, मेरे पे आरोप है। एक लाइन में इन्होंने कहा हमने देश को बर्बाद किया। गोवा में इनका क्या हुआ? और त्रिपुरा तो बगल में, सुष्मिता जी को बाजे गाजे के साथ लेकर आए थे त्रिपुरा के लिए, क्या हुआ जी त्रिपुरा में? चलिए ओके, तहसीन जी, जल्दी। जो लोग कहते हैं, जो पार्टी कहती है कि हिंदुओं की रक्षा में खड़े होती है, वो इस शो पे बताए कि देश की आपने कहा, तो आप बताए वेस्ट बंगाल के दिलीप घोष पर आपने दिलीप घोष पे क्या एक्शन किया जिन्होंने मां दुर्गा का अपमान किया? आपने नरेश अग्रवाल पे क्या एक्शन किया जिसने भगवान राम का अपमान किया? अरे आप सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हो। कहना चाहती हूं, आज अपने नजरिए में बीजेपी के खिलाफ विरोधियों का कैंपेन उसे सांप्रदायिक पार्टी बताने से शुरू हुआ था। सेक्युलरिज्म खतरे में है, लेकिन बीजेपी ने पहले अटल जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार बनाई और अब मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी 9 साल से सरकार चला रहे हैं। 2024 का चुनाव आने के पहले बीजेपी विरोधी वोट बैंक के तुष्टीकरण की वही पॉलिटिक्स खेलती नजर आ रही है जिसमें वो पिट चुके हैं। ऐसे में क्या विपक्ष आदत से मजबूर है या राजनीतिक मजबूरी है, ये सोचने की बात है। और सबसे बड़ा जो प्रमाण होता है कि कौन किस तरह का देश चला रहा है, उसमें मैं बस एक बात लोगों के लिए सोचने के लिए कहना चाहती हूँ। जब देश में सड़कें बनती हैं, जब गरीब कल्याण योजना होती है, जब वैक्सीन दी जाती है 200 करोड़ लोगों को, तो क्या किसी का धर्म पूछा जाता है? क्या किसी का मजहब पूछा जाता है? और अगर ये सारी स्कीमें चल रही हैं, तो कौन है देशभक्ति की राह पर और कौन है तुष्टीकरण की राह पर? ये सवाल उठना लाजमी है। सवाल का जवाब क्या होगा, ये जनता बताएगी। कब बताएगी, ये तो जनता की मर्जी है। वो कर्नाटक के चुनाव में बताए, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में बताए, या 2024 में, लेकिन तय करेगी देश की पब्लिक। इसलिए सवाल पब्लिक का शो पर आपके सवाल हम यहां बुलाते हैं। आज के शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत, लेकिन जाने से